हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डे 1 है सिविल सर्विसेज प्री 2021। तो यहाँ पे आपको ये चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, जून 2020 से और जब तक ये चलेगी सीरीज तब तक आपको जितने भी करंट अफेयर्स के जो द हिंदू न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं प्लस पीआईबी नैनो मैगजीन सबसे रिलेट करके मैं आपको इनको डिस्कस करूंगा, जिससे आपका कंप्लीट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन भी तैयार होगा। और कुछ चीज़ों आपको मैं बता दूंगा जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे इससे रिलेटेड हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स होंगे मैं बता दूंगा, आप उनको एक दिन में डे टू डे पढ़ते रहिएगा, जिससे आपका ये तैयार होता रहे। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपका मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको लगातार मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं नेक्स्ट सीरीज आपकी बनाता रहूँ इसे। क्योंकि देखो, जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता आदमी को कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जून 2020 से स्टार्ट है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, अभी जून में जो था कोरोना आया था, उस समय क्या हुआ था, कोरोना आने से बहुत ज़्यादा गरीबी, हर तरफ बेरोजगारी फैल गई। फिर अभी भी ये सब चल ही रहा है। तो इस समय क्या है, न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा हमेशा एक टॉपिक रहता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अगर हम बात करें तो ये देखिए, यूनिवर्सल मतलब क्या है, सार्वभौमिक। बेसिक मतलब आधारभूत, इनका मतलब आय, सार्वभौमिक आधारभूत आय। तो यहाँ पे देखा जाए सार्वभौमिक मतलब सबको दिया जाने वाला। तो जब सबको दोगे तो अमीर गरीब सब उसमें शामिल हो जाएंगे। अमीर गरीब शामिल हो गए तो उसमें कोई शर्त नहीं रखी जाएगी। तो लिखा क्या है, देश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला एक आवधिक बिना शर्त नगद हस्तांतरण। मतलब देखो, जब आप क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें पूछेगा कि ये शर्त वाला हस्तांतरण है या बिना शर्त का। इसके लिए व्यक्ति की सामाजिक या आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं किया जाता। मतलब इसके लिए जो है, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति क्या है, वो हाई मतलब ऊपर ऊपर जात का है, निम्न जाति का है, किस तरह का है वो, प्लस इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कोई अंबानी है कि कोई रंक है, भिखारी है, इस तरह से इस पे कोई कुछ देखा नहीं जाएगा। सीधे जो जितने नागरिक हैं जो वयस्क हैं, इसमें एक बात और, जो वयस्क हैं मतलब 18 साल से ऊपर हैं, सबको दी जाएगी आय। मतलब परिवार नहीं है, सबको एक आय मासिक दी जाएगी। और इसी के बीच आ गया था इमरजेंसी जो बेसिक इनकम है। तो उसकी बात करें, यह एक निर्धारित समय तक देश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला बिना शर्त नगद हस्तांतरण है। मतलब देखिए, उसमें क्या है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। लेकिन जो इमरजेंसी बेसिक इनकम है, इसका क्या है, इसका एक समय, मतलब ये क्या है, टाइम बाउंड है, निर्धारित है कि हाँ इतने टाइम तक इतना इमरजेंसी है। इमरजेंसी में तो काम इमरजेंसी तक ही चलता है। तो यहाँ पे क्या है, जब तक इमरजेंसी रहेगी तब तक ही दिया जाएगा। जब आर्थिक गतिविधियां, मान लो डिमांड सप्लाई, आपको पता ही हो, डिमांड सप्लाई बराबर हो गई, लोगों के पास पैसा हो गया, रोजगार हो गया, तो क्या होगा, इसे बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए, जो अब इसकी बात अगर आ जाती है तो फिर भारत में बात की जाती है, किससे रिलेटेड है, ये है भारत में गरीबी गरीबी से। और जब गरीबी की बात की जाती है तो मैं बता देता हूँ, गरीबी दो प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। एक होती है सापेक्ष गरीबी, एक निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी जो है वो क्या होती है, जैसे मान लो कोई समाज है, कोई सोसाइटी में 10 घर हैं, 10 घर है मान लो, तो 10 घर के पास देखो, सबके पास कार बंगला गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। बस एक आदमी है जो 10 में से है, उसके पास कार नहीं है। तो जो उसकी जो गरीबी है इनके मुकाबले, मतलब इनके सापेक्ष है, वो क्या होती है, सापेक्ष गरीबी। और निरपेक्ष जो होती है, निरपेक्ष में क्या होता है, निरपेक्ष में जिनके पास रोटी कपड़ा मकान का अभाव है, मतलब बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, वो क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी। तो आप खुद बताओ कि इंडिया में और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी गरीबी है, निरपेक्ष गरीबी। और भारत में हमेशा किसे आधार माना जाता है, निरपेक्ष गरीबी को। तो जो भारत में गरीबी देखा का निर्धारण भी जो किया जाता है हमेशा निरपेक्ष गरीबी से, क्योंकि कार घोड़ा गाड़ी बंगला तो बाद की चीजें हैं, पहले रोटी कपड़ा मकान हो जाए आदमी के पास। भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है। देखिए, गरीबी की परिभाषा तो ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन बात यह है कि अभी तक पता ही नहीं चला कि गरीबी रेखा है कौन और किसे गरीब कहा जाए, किसे अमीर कहा जाए। तो इसके लिए अभी तक 6 समितियां बन चुकी है। जो योजना आयोग था तब बनाई गई, फिर इसके बाद 2015 में अरविंद पनगड़िया की समिति बनाई गई। तो मैं इनको आपको डिस्कस कर देता हूँ। यूपीएससी में क्या करेगा, इसके जो कमेटी थी इसकी सिफारिश पूछ लेगा, और यूपी पीसीएस में भी पूछ सकता है। प्लस इसके बाद ईयर पूछ लेगा कि ये
किस साल में गठित की गई, कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो मैं बता देता हूँ। योजना आयोग कार्य समूह जो था, इसकी रिपोर्ट आई थी वर्ष 1962 में। वीएम दांडेडकर और एनरथ का जो थी वो 1971 में। अलग समिति 1989 में। लकड़ावाला समिति जो थी 1993 में। तेंदुलकर समिति जो थी 2009 में। रंगराजन समिति 2014 में। और अरविंद पनगड़िया समिति जो थी वो थी 2015 में। मैं इसे आगे डिस्कस किया है, यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, बस आप इसे नोट डाउन करते रहें। जो अलग समिति थी, इसके अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण आवश्यक कैलोरी की मात्रा के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब आवश्यक कैलोरी का आदमी कितना फूड जो है कंज्यूम करता है, कि एक हफ्ते में मान लो आपने 100 कैलोरी की दाल प्रोटीन लिया, 100 कैलोरी विटामिन लिया, तो इस तरह से मतलब कि जो आवश्यक कैलोरी है किसी आदमी को कार्य करने के लिए, किसी आदमी को सुचारू रूप से इम्यून सिस्टम बढ़िया रहे, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, कैलोरी को आधार बना लिया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, मतलब जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव में रहने वाले लोग, उनके लिए 2400 कैलोरी। शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। अब इसका रीजन भी है शहरी क्षेत्र के लिए कम क्यों रखा, क्योंकि गाँव में जो लोग होते हैं खेत में काम करते हैं और सब कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, तो उनको क्या होता है, फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे क्या होता है उन्हें ज़्यादा कैलोरी चाहिए। शहर में जो लोग हैं वो ऑफिस वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं वो हमेशा, तो उसके लिए क्या उन्हें कम कैलोरी चाहिए। आवश्यक कैलोरी की मात्रा को मौद्रिक रूप में परिवर्तित करके प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय की गणना की जाएगी। मतलब जो अलग समिति थी, इसने बताया कि जो आपकी आवश्यक कैलोरी है, 2400 कैलोरी मान लो है, तो उन्होंने रख लिया 1 कैलोरी के लिए इन्हें 1 रुपया देना पड़ेगा, तो 2400 कैलोरी के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति। तो इस तरह से इन्होंने डिसाइड कर लिया। दूसरी थी लकड़ावाला समिति। इसके अनुसार राज्य आधारित गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाना चाहिए। मतलब अब इन्होंने क्या बोल दिया कि सबको एक साथ मत लो, राज्य आधारित मतलब राज्य के अलग अलग करो। जैसे मध्य प्रदेश के अलग, उत्तर प्रदेश के अलग। उसका रीजन है भौगोलिक आर्थिक संपन्नता, संसाधन जो हैं कई राज्य में बहुत अच्छे हैं, कई राज्य में है ही नहीं संसाधन, जैसे हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं और फिर इसके बाद और जो पिछड़े राज्य हैं। तो इसी का संदर्भ इन्होंने बोला कि गरीबी रेखा का निर्धारण राज्य आधारित गरीबी रेखा की गणना के समय मुद्रास्फीति को भी आधार बनाया जाए। एकदम सही बात है। महंगाई भी तो कैलकुलेट करोगे आप। देखिए जब ये धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ रही है, समिति अलग अलग समिति आ रही है, तो वो आज के हिसाब से अपनी रिपोर्ट बनाती रहती हैं। उनकी सिफारिशें क्या होती है, आज के हिसाब से होती हैं। उन्होंने बोला कि महंगाई को भी आधार बना लो, सही बात है। कोई फूड गिन कितना महंगा कैलोरीज थोड़ी पता चलेगा, उसकी महंगाई से भी पता चलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए CPI-AL मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, तथा शहरी क्षेत्र के लिए CPI-IW को आधार बनाया जाए, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। तो देखिए जो CPI होता है, ये मैं बता दूं कि इन्हें क्या करते हैं, एक आधार वर्ष मान लिया जाता है। जैसे CPI के लिए आधार वर्ष क्या है, 2012 है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक टोकरी मतलब एक बास्केट बनाई जाती है, उसमें 2012 का आधार मूल्य, मतलब 2012 में मान लो चीनी का रेट 20 रुपए था और आलू का रेट 10 रुपए किलो। तो वो क्या करते हैं, आज के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, क्या बोलते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो जो ये होता है, इसमें क्या होता है कि आपको वो आधार वर्ष होता है, तो उसके हिसाब से 20 रुपए किलो चीनी है, 10 रुपए किलो आलू मान लो है 12 में। तो वो जो आज की महंगाई जो भी कैलकुलेट करते हैं उस सूचकांक को, वो उसी के बेस पे करते हैं। ये नहीं कि आज 2020 चल रहा है तो आज चीनी का रेट 40 रुपए, तो आज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसका भी रीजन है, क्योंकि जो हमारी जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है, और 2011 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जब 2021 में होगी तो 2021 में बेस ईयर चेंज कर दिया जाएगा। इसने अलग कमेटी में अत्यधिक बदलाव नहीं किया, मतलब इन्होंने बस महंगाई को आधार बना लिया और CPI-AL और CPI-IW को ही कैलकुलेट कर लिया। अब देखें जो हमारी तेंदुलकर समिति है, ये समिति ने रेखा के निर्धारण के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, रहने के लिए जो सूचकांक है कि रहने के लिए आदमी क्या जरूरत है, क्या कैसे है, उसके लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया। इसने खाद्य वस्तु के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण आदि को भी उपभोग में शामिल किया। अब देखिए सही बात है, इन्होंने और रिफॉर्म कर दी। इन्होंने बोला कि आपको किसी गरीब आदमी की बस खाने से ही उसकी गरीबी नहीं निर्धारित करनी चाहिए, वो शिक्षा में कितना खर्च कर पा रहा है। अब वो मान लो 100 रुपये डेली का कमा रहा है, 100 रुपये उसका खाने में ही चला जा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य पे वो एक पैसा नहीं खर्च कर पा रहा है, तो उसको भी तो गरीब बोलेंगे। अब वो कोई बीमार है आदमी, इलाज नहीं करा पा रहा है, क्योंकि 100 रुपये इनकम है, 100 रुपये खाने में ही चली गई, इलाज कराने के लिए 1 रुपया उसके पास नहीं है। स्वच्छ वातावरण आदि को भी उपभोग में शामिल, सबको जोड़ना, सामाजिक जो सुरक्षा है।
एकीकृत गरीबी रेखा का निर्धारण का सुझाव दिया, मतलब एकीकृत हो, गरीबी रेखा जो है एकीकृत हो, मतलब सब एक ही में जुड़ा हो, ये ना कि आप अलग अलग कैलकुलेट करो। कमेटी ने मिश्रित संदर्भ अवधि का प्रयोग किया, सही बात है, खाद्य वस्तु मिश्रित संदर्भ हो गया, एकीकृत हो गया तो मिश्रित संदर्भ भी हो जाएगा। खाद्य वस्तुओं के लिए 30 दिन, मतलब जो खाद्य वस्तु है, अब ये जैसे गांव में आप देखते थे पहले लोग आते थे, कभी आपने देखा होगा गांव में रहते होंगे शहर में ही, आते थे सरकारी विभाग से लोग, वो पूछते थे कि आपने एक महीने में कितने दिन दाल खाई, तो आपने बताया जाए कि हमने एक महीने में, हफ्ते में 4 दिन खाता हूँ, महीने में मैं 12 दिन 15 दिन जो भी मैं खाता हूँ उस हिसाब से मैं मान लो 20 दिन दाल खाता हूँ, तो बोले ठीक है, एक दिन में एक आदमी 100 कैलोरी, तो 20 दिन में 2000 कैलोरी, ऐसे वो कैलकुलेट करते थे, वो लिखते रहते डेटा, और इसी से क्या ये डिसाइड करते कौन गरीब है कौन नहीं गरीब है। और गैर खाद्य वस्तुओं के लिए 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष मतलब ये जैसे आपने एक साल में कितने बार कपड़े खरीदे, आपने एक साल में कितनी बार जूते खरीदे, आपने एक साल में कितनी बार और सब चीज सामान खरीदे अपने घर में, अलग जो वस्तुएं हैं, ट्रैक्टर खरीदा आपने, किसान हो तो आपने गाड़ी खरीदी, तो ये सब उपभोग में शामिल करते थे। तो इस तरह से क्या करते थे, डाटा बना के वहां पे लाके प्रस्तुत करते थे, जिससे गरीबी रेखा को देखा जाता था कि कहाँ है, मतलब ये गरीबी रेखा कहाँ एग्जिस्ट करती है, इस लेवल तक लोग गरीब हैं, कितने लोग गरीब हैं कितने नहीं गरीब हैं। रंगराज, मतलब ये इनके सुझाव थे इस समिति के, और यहाँ पे कुछ लागू भी किए गए थे। रंगराजन समिति, इसने परिवार को इकाई बनाया। समिति ने एकीकृत गरीबी रेखा के बजाय ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग स्वीकार किए। मतलब क्या, पहले लोग एक एक आदमी का सर्वे करते थे, अब क्या किए इन्होंने परिवार को, कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, 7 बोल दिया आपने, फिर पूछा कि कितने दिन दाल खाते हो, कितने दिन आप चिकन खाते हो, कितने दिन आप दूध पीते हो, कितने टाइम, ऐसे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ऐसे कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। और जो अभी जो गरीबी रेखा का निर्धारण है वो तेंदुलकर समिति के आधार पे होता है। तो आप ये जो मैं बता रहा हूँ इसे नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। यूपी पीसीएस का स्टैंडर्ड अब बढ़ चुका है, वो ये नहीं पूछता है किस वर्ष में है, वो भी कॉन्सेप्ट पूछता है अब। इसने मिश्रित संदर्भ अवधि के स्थान पर संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि का प्रयोग किया, जैसे खाद्य पदार्थ के लिए 7 दिन, ईंधन प्रकाश किराया के लिए 30 दिन, कपड़े जूते के लिए 365 दिन। अब देखिए इन्होंने और रिफॉर्म कर दिया, बोला खाद्य के लिए आप 7 दिन का एस्टिमेट रखो, ईंधन आप कितने ईंधन यूज़ करते हो, गैस सिलेंडर यूज़ करते हो कि लकड़ी यूज़ करते हो, लकड़ी यूज़ करते हो कितना खर्चा आता है, बिजली के लिए आप क्या करते हो, तो इस तरह से इन्होंने बनाया। कपड़े जूते के लिए 365 दिन। समिति ने खाद्य वस्तुओं के संदर्भ में पोषक तत्वों को आदर्श स्तर बनाने की सलाह दी। मतलब देखिए आप गांव में क्या है, दाल खा रहे हो, क्या खा कैलोरी खा रहे हो, अब वो कार्बोहाइड्रेट के साथ, अब आदमी क्या गांव में है खाने को, तो अब ये नहीं है कि सेब खा रहा है, दूध रोज पी रहा है, अंडे खा रहा है, चिकन खा रहा है, दाल डेली खा रहा है, दाल वैसे ही महंगी तुअर की आती है, 100 150 100 रुपए किलो। तो उस तरह से आदमी जब वो कंज्यूम नहीं कर पाता, उन्होंने बोला पोषक तत्व भी तो रखो, न्यूट्रिशन, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना मिनरल। अब गांव में क्या करता है आदमी, कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल को ढेर सारा खा के पेट भर लेता है, तो उससे किसी कैलोरी की गणना कर नहीं सकते। आपको अलग अलग आधार बनाओ, प्रोटीन इतना ले लिया, विटामिन इतने ले, तो इससे पता भी चलेगा जो कुपोषित होते हैं बच्चे उसका कारण क्या है। वर्तमान में गरीबी रेखा का निर्धारण तेंदुलकर कमेटी के आधार पर किया जा रहा है, जिन्होंने बताया कि 816 रुपया ग्रामीण तथा 1000 रुपया व्यक्ति शहरी मासिक उपभोग से नीचे जाने वाले लोगों को गरीब माना जाएगा। मतलब इन्होंने बोला कि अगर आप एक आदमी जो है एक महीने में अपने ऊपर 816 रुपये खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, और अगर 816 से 815 हुआ तो क्या हो जाएगा, तुरंत वो गरीब हो जाएगा। मतलब 1 रुपये कीमत आज समझ में आ गई, 1 रुपया कम हुआ या ज़्यादा हुआ आप तुरंत गरीब की कैटेगरी में आ गए। अरविंद पनगड़िया कमेटी, ये सबसे लेटेस्ट है जो 2015 में आई। इस समिति ने 2 बिंदुओं का चयन किया है, गरीबी रेखा का निर्धारण, गरीबी निवारण हेतु उपाय। इस समिति ने गरीबी निवारण के मुख्यतः 2 उपाय बताए हैं, रोजगार उन्मुख सतत एवं तीव्र वृद्धि, मतलब जो गरीबी है उसके उपाय के लिए आप क्या करो, देखो जॉबलेस ग्रोथ इंडिया में हमेशा से इधर एक डिकेड से हो रही है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है कि जॉब नहीं है लेकिन भारत की विकास दर बढ़ रही है, और ये बहुत खतरनाक होती है क्योंकि देश में लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं, और आपकी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो रेटिंग देती हैं, उनके आप देखोगे आपकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी, इंडिया में लोगों के पास जॉब नहीं रहेगी, इसे बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो राइटर बोल रहे हैं कि रोजगार उन्मुख सतत एवं तीव्र वृद्धि होनी चाहिए, गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए उपायों का उचित क्रियान्वयन, ये सबसे जरूरी, क्योंकि जो समिति की सिफारिशें हैं वो ज़्यादातर इसी कॉपी किताब पेन पे ही रह जाती हैं, वो उससे आगे नहीं जाती हैं। तो ये भारत के हर विभाग में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में यही समस्या है
कि जो योजना है उनका क्रियान्वयन उचित तरीके से नहीं हो पाता है। तो अब देखिए बेसिक इनकम अर्थ नेटवर्क, तो ये देखिए इससे रिलेटेड संस्था है ये, और ये यूपीएससी में तो इसका चांस है कि पूछ ले इसके बारे में। यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1986 में की गई। इसके द्वारा मूलभूत आय का विचार प्रस्तुत किया गया, मतलब सबसे पहले मूलभूत आय का विचार बेसिक इनकम अर्थ नेटवर्क द्वारा किया गया। इसके द्वारा भारत में यूबीआई की मांग की जाती है तथा इसके द्वारा सामाजिक आर्थिक असमानता का तर्क दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो सामाजिक आर्थिक असमानता है, ये रिपोर्ट जो है ये इस पे कई जो रेटिंग एजेंसी उन्होंने दे रखी है। अभी ऑक्सफैम इंटर वायरस रिपोर्ट आई तो उसमें भी इनइक्वलिटी की बात की गई है, और इस रिपोर्ट को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ध्यान से इस रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया हुआ है, या मैं वीडियो सब रिपोर्ट के बारे में बना दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी रिपोर्ट आती है उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए, जैसे एशियाई डेवलपमेंट बैंक की आउटलुक रिपोर्ट है जो, और फिर वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, अगर इसका वीडियो चाहिए तो आप बता देना, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं। अब देखिए इसके बाद जो मुद्दा था वो चीन भारत का। जून में कोरोना फैलाए, नवंबर से कोरोना फैलाना शुरू कर दिया इसने। दूसरी बात, मई जून में ये कहाँ विवाद, भारत से सीमा विवाद कर लिया था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चा में, अभी तक चर्चा में है। जो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, रिपोर्ट आई उसमें यही पॉजिटिव में चल रहा है, अच्छी खासी ग्रोथ लेकर के। तो उसके बाद ये हमेशा चर्चा में रहा है। तो इससे संबंधित आपसे हिस्ट्री हो, करंट के क्वेश्चन हो, ये कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी एग्जाम में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे जो चीन से आने वाले चीनी थे, मतलब भारत में जो चीनी आए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले कौन आया था? फाहियान। फाहियान जो आया था सबसे पहले, वो चीन मध्य एशिया पेशावर के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। मतलब ये क्या, गुप्त साम्राज्य में आया 399 ईस्वी में। उस समय भारत का शासक कौन था? उसमें भारत का गुप्त साम्राज्य का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। अब आप एक काम करना, गुप्त साम्राज्य प्लस चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। कारण, बौद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन करने व बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज करने। चीनी ग्रंथों में भारत को युनतू कहा गया, मतलब कौन से चीनी ग्रंथों में भारत को क्या कहा गया है, पूछ सकता है, युनतू। फाहियान 414 ईस्वी में ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से चीन लौट गया। अब इसके बाद संयुगन आया। संयुगन जो था ये 518 ईस्वी में भारत आया था। देखिए जितने भी आए इनका मेन मकसद यही था कि बौद्ध धर्म जो है उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करना, प्लस इसके बाद जो उनकी लिपियां थी कुछ तो उनको ले जाने के लिए भी आए कि हम इनको लेकर कहाँ चले जाएंगे, चीन। इस समय भारत में गुप्त साम्राज्य अपने पतन की तरफ बढ़ रहा था। यह भारत में 3 वर्ष रहा। यहाँ पर इसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। मतलब पूछ दे कि निम्नलिखित में किस शासक द्वारा भारत की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया गया, और या ये उसमें कमेंट सेक्शन उसमें दे दे कमेंट के फॉर्म में कि फाहियान द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया गया, तो आप तुरंत गलत टिक कर दीजिए। किसने बताया था? संयुगन ने। तीसरे नंबर पे हमारा ह्वेन सॉन्ग आया। तो ये तो पता ही है, कक्षा 5-6 से आप पढ़ रहे होंगे। ये आया था कब? हर्षवर्धन के समय, जो अपना सब कुछ दान कर देते थे। यह चीन से 629 ईस्वी में चला तथा 1 वर्ष बाद भारत पहुंचा, मतलब 630 में आया। यह 645 ईस्वी में चीन लौटा, मतलब 15 साल रहा। यह सर्वप्रथम भारत राज्य कपिसा पहुंचा, मतलब कहाँ पहुंचा? ये कपिसा पहुंचा। यह नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथों को ले जाने आया था, मतलब ये सब कुछ ले जाने आया था यहाँ से बौद्ध ग्रंथों को। इसने अलग ग्रंथ सी यू की नाम से लिखा। इसने अपना ग्रंथ सी यू की नाम से लिखा। इसे यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्त मुनि कहा गया है। मतलब देखो अगर आपसे पूछ दे निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्त मुनि कहा गया, तो आप किसे टिक करोगे? ह्वेन सॉन्ग को। इसके बाद इसिंग आया। तो आप अगर ये एक ट्रिक से याद करना चाहते हो तो फस हई, मतलब ये आप याद रख लेना एग्जाम में, फस हई। फस हई मतलब फायान, संयुगन, ह्वेन सॉन्ग और इसिंग। आप ट्रिक अपने से बनाते ना, क्योंकि एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कर सकते, और जो ये सब जरूरी चीज़ें हैं चाहे यूपीएससी, तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट भी रहेगा तभी नहीं याद करना पड़ेगा। इससे यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। अपने विवरण में इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। यह 671 से 695 तक भारत में रहा। इसने भारत और मलय द्वीप पुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का वितरण नामक प्रमुख ग्रंथ लिखा। मतलब जो ग्रंथ का नाम है वो क्या है इसिंग द्वारा? भारत और मलय द्वीप पुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण। तो ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ये इसिंग द्वारा लिखा गया। अब देखते हैं आगे जो ये इस समय देखिए जब चीन चल रहा है चर्चा में, तो इस समय जो जैन धर्म के जो
संस्थापक थे ऋषभनाथ, उनका जो निर्वाण स्थल है वो तिब्बत के अंदर है, जो जिसपे किसका कब्जा है, चीन का, 1950 से। तो ये देखिए आप जैन धर्म के बारे में, प्लस जो उनके जो संस्थापक हैं, जो तीर्थकर हैं, उनके चौबिष्टो, उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। तो आपको ये काम करना है कि जैन धर्म है उनके संस्थापक के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य में जो राजेंद्र चोल थे, उनका जो व्यापार का क्षेत्र था वो कहाँ था, वो आपका बंगाल की खाड़ी से आसियान देश से होता हुआ वो चीन तक था। तो आपको राजेंद्र चोल को भी ध्यान से पढ़ना है, प्लस चोल साम्राज्य के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछ सकता है। और ये जो शासक थे, ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो आप देख रहे हो, जो विशाखापट्टनम वाला, इनका राज्य जो इधर तक फैला हुआ था, उड़ीसा उड़ीसा तक। और जो डोगरा तिब्बती युद्ध है, और इसे चीन सिख युद्ध भी किया जाता है, जिसमें चुशूल की संधि हुई, और चुशूल के यहाँ ही हमारा जो विवाद का मुद्दा भी था। तो आपको डोगरा तिब्बत युद्ध और या इसे चीन सिख युद्ध बोला जाता है, आप ये भी अच्छे से पढ़ लेना, सर्च कर गूगल कर लेना, नहीं मिले तो। क्योंकि देखो जब गूगल करोगे तो आपको इस पॉइंट के साथ दो चार पॉइंट और भी मिलेंगे, उन्हें आप नोट डाउन कर लेना। और नोट डाउन कर लोगे तो वो जो रिवीजन करते रहना एग्जाम समय में, यही आपके क्या होते हैं, यही की फैक्टर्स होते हैं जो एग्जाम में रोल प्ले करते हैं। नहीं तो आप भी जैसा बुक पढ़ रहे हो वही बुक वो लड़का भी पढ़ता है, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। प्लस जो दूसरा लड़का है, अगर वो गूगल सर्च के दो चार 10 पॉइंट और निकालता रहता है ऐसे पॉइंट, अब मैंने बोला आपको ये पढ़ना है, तो आप यहाँ गूगल करोगे तो दो चार पॉइंट और मिलेगा, उसको क्या करो, नोट डाउन करो, रिवीजन करते रहो उसका। आज़ादी के बाद भारत चीन, 1950 में भारत द्वारा चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया, ये तो पता ही है आपको। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और झोउ एनलाई, मतलब देखिए जो पंचशील सिद्धांत है वो किसके बीच है, भारत चीन के बीच। और ये साइन कब हुए, 1954 में। 1954 में कौन कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जी और चीन के झोउ एनलाई। तो इनका नाम अब याद रख लीजिएगा, इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया। और फिर इनके जो पंचशील सिद्धांत थे, इसमें क्या था, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करना, ये चीन कभी नहीं करता। एक दूसरे के आंतरिक मुद्दों में दखल न देना, ये तो हमेशा करता रहता है। आप CA NRC, जम्मू कश्मीर, अभी जो साउथ में एप्पल के फैक्ट्री में जो बवाल हुआ था उसमें भी चीन बोल रहा था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तो ये कभी नहीं बना सकता। समानता और आपसी लाभ, समानता ये इसमें तो ये भी नहीं कर सकता, बस वो किस पे फोकस करता है, इसमें एक ही चीज मानता है, वो है उसका आपसी लाभ, आपसी नहीं अपना पर्सनल निजी लाभ। आपसी गैर आक्रामकता ये भी वो नहीं करता है। तो पंचशील सिद्धांत में आप ये पांचों पॉइंट नोट डाउन सब एक तरफ से आप नोट डाउन करते रहो। 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में शरण लिया तथा 1962 भारत चीन युद्ध। देखिए भारत चीन युद्ध का अक्साई चीन लेने का कई कारण है, और ये जो करंट में जो तुरंत मुद्दा आया था उसी को लेकर के चीन लड़ गया, लेकिन उसकी जो नज़र थी अक्साई चीन पे बहुत ज़्यादा पहले से ही थी, और उसका मैं कारण भी आपको आगे डिस्कस कर देता हूँ क्या कारण था। उनने जब जो तिब्बत पे कब्जा कर लिया तो वहाँ जो धर्म गुरु थे बौद्ध धर्म के, दलाई लामा, तो वो क्या हुए, भारत में भागे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। और धर्मशाला में पता है आपको क्रिकेट स्टेडियम भी है। तो वहां पे इन्होंने क्या किया, जब आ गए तो चीन भारत के ऊपर लांछन लगाने लगा कि इन्होंने इसको शरण दी, और उसी के लेकर के उसने युद्ध कर लिया। और जब युद्ध किया तो भारत उसमें उतना शक्तिशाली था नहीं, और इसने क्या किया कि अक्साई चीन हमारे देश से हमसे छीन लिया। मैकमोहन रेखा, भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा, यह 1914 में भारत की ब्रिटिश सरकार व तिब्बत के बीच शिमला समझौते के अंतर्गत आई थी। मतलब क्या, 1914 में। अब आप देखोगे 1914 में, अब ये आपको 1914 से मतलब नहीं है, 1914 से ये भी देखो कि इस समय भारत का वायसराय कौन था, वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन था। अब लॉर्ड लैंसडाउन ने किया क्या क्या, तो ये सब चीज़ें आप जब देखो, ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप जाके ये सब चीज़ें पढ़ना, और उसका नोट्स बना लेना, उसको रिवाइज कर लेना पढ़े हो तो, इससे क्या होगा, तैयार होता रहेगा आपका। 1937 के सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र में इसे पहली बार आधिकारिक रूप से जारी किया गया। 1976 में भारत चीन राजनयिक संबंध मजबूत करने शुरू किए गए। 1988 में हमारे जो राजीव गांधी थे वो गए, और 1992 में थे हमारे पहले राष्ट्रपति भारत के जिन्होंने चीन का दौरा किया, उनका नाम क्या था, R वेंकट रमन था। उसके बाद 2003 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए, और उन्होंने क्या किया, भारत चीन संबंधों में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग पर घोषणा की। वर्ष 2011 में चीन भारत विनिमय वर्ष मनाया गया, तथा 2012 में चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष मनाया गया। 2015 में जो हमारे मोदी जी थे वो भी गए, तो वहाँ पे चीन ने बोला कि हम नाथुला दर्रा खोल लेंगे, दर्रा खोलेंगे तो वही कैलाश मानसरोवर वाली यात्रा वही सब आया कि बाद में यहाँ BRO। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ BRO,
तो क्या सड़क सीमा संगठन, आप नोट करो सड़क सीमा संगठन और इसे जाके सर्च करना, और सर्च करके ये कब, पहले ये डिफेंस के अंदर पहले डिफेंस के अंतर्गत आता था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था, अब किसके अंतर्गत आता है, और ये क्या भारत में ही रोड बनाता है कि अगल बगल देशों में भी रोड बनाता है। तो ये सब आप जाके सर्च करो, इसको नोट डाउन कर लेना। वुहान में 2018 में भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वुहान में आपको पता है 2019 में चेन्नई के ममल्लापुरम में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन। अनौपचारिक शिखर सम्मेलन यही होता है जिसमें कोई बात मतलब मीडिया के सामने नहीं आती है, क्या डिस्कस हुआ क्या नहीं हुआ, और ये कोई मतलब पहले से नहीं होता है कि इन इन मामले पे हम डिस्कस करेंगे। अनौपचारिक में मिले और बातचीत करना शुरू कर दिए, हाँ ये मुद्दा हमारा, ये मुद्दा तुम्हारा, चलो डिस्कस कर लेते तुरंत। तो ये पहले से मीडिया में नहीं आता अनौपचारिक, और जो औपचारिक होता है उसमें मीडिया को सबको पता रहता है क्या क्या डिस्कस होने वाला है। अब मैंने बोला चेन्नई के ममल्लापुरम में, तो जो चेन्नई का ममल्लापुरम है, आप देखना ममल्लापुरम में जो मंदिर है वह किस शासक ने बनवाया, उस शासक के बारे में पूरी डिटेल, और साम्राज्य जो उस समय चल रहा था उसके बारे में पूरी डिटेल आप पढ़ लेना। और मंदिर जो है वो कला संस्कृति वाले पेपर से रिलेटेड है, तो आप देख लेना कौन सी भगवान की मूर्ति है वहाँ पे, और कितने उसमें घोड़े हैं क्या है, ये सब एक पत्थर को काट के बनाया गया है, किस तरह से बनाया गया है, सब कुछ आप देख लेना। चलिए आगे देखते हैं हम। वर्ष 2020 में भारत और चीन के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ है। अब देखो और इम्पोर्टेंट हो गया, 2020 में 70वीं वर्षगांठ है, तथा भारत चीन सांस्कृतिक तथा पीपल टू पीपल संपर्क का वर्ष भी है 2020 में था। तो पीपल टू पीपल कनेक्शन जो था वो क्या होता है, सिस्टर सिटीज होती हैं, और सिस्टर सिटीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गैर सरकारी संगठन है। ये सिस्टर सिटीज ये होती हैं, दो देशों के बीच में जब संबंध मजबूत करना होता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए, जैसे चीन ने क्या किया, तमिलनाडु को उनका जो था फुजियान प्रांत उससे जोड़ दिया, तो अपना वो क्या सिस्टर सिटी मतलब बहन हो गई, और ये विकास के लिए अपना दोनों एक दूसरे से कला संस्कृति खेल कूद इसमें आदान प्रदान करते रहते हैं अपना। तो इससे क्या कुछ नहीं होता, बस संबंध मजबूत होते हैं, और वो हुए नहीं आज तक हमारे चीन से। चेन्नई के लिए उन्होंने चोंगकिंग को लिया, हैदराबाद के लिए उन्होंने किंगडाओ को लिया है, औरंगाबाद के लिए दुनडुहांग को लिया। तो ये क्या थे, ये हमारे थे सिस्टर सिटीज थी, और सिस्टर स्टेट कौन था, तमिलनाडु था। अब देखिए हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच में होता है, और मैंने क्या किया है कि युद्धाभ्यास पे पूरी एक वीडियो बना रखी है 2020-19 के, जो बहुत ज़्यादा जरूरी अभ्यास पूरे कवर किए हैं। थल सेना का अलग है, नौसेना के अलग हैं, वायुसेना के मैं बना दूंगा अलग, तो आप इन्हें जाके देख लेना। तो जो विवाद के क्षेत्र हैं वो पैंगोंग तोसो झील विवाद 2019 में, पैंगोंग में जो लद्दाखी भाषा है इसका शब्द होता है संयुक्ता, और जो तसो का शब्द है तिब्बती भाषा है, इसका जो अर्थ है वो है झील। तो यह लद्दाख हिमालय में 14 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित लैंडलॉक झील है। मतलब लैंडलॉक क्या है, ये चारों तरफ जमीन से घिरी हुई है। खारे पानी की झील है, मतलब जब खारे पानी की झील है तो यहाँ पे कोई जलीय जंतु रहेगा नहीं उसमें, क्योंकि मर जाएगा वो, इतना नमक उसके मुंह में घुस जाएगा। और यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी हैं वो आते हैं यहाँ पे प्रजनन करने के लिए। तो इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में, 90 किलोमीटर चीन में है, और एलएसी जो है वास्तविक रेखा नियंत्रण जो है इसी के बीच से गुजरती है। और चाइना कहता है कि ये कोई रेखा ही नहीं है, प्लस इसके बाद 45 किलोमीटर इंडिया में है ही नहीं, तो सब हमारा है। यह झील चुशुल घाटी के मार्ग में आती है। जो चुशुल, मैंने चुशुल की संधि, अब चुशुल देखिए इंपॉर्टेंट हो रहा है धीरे धीरे। चुशुल घाटी लद्दाख के लेह जिले में एक गांव है। यह रेजांग ला दर्रा और पांगोंग के पास स्थित है। मतलब आप ये दर्रा भी इसकी देखिए, जो जो मैं बता रहा हूँ आप इसे जाके एक बार गूगल मैप पे देख लेना, इसके अगल बगल की लोकेशन देख लेना, गूगल मैप आप यूज़ करते हुए वहाँ से देख लेना। रेजांग का चुशुल घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। मतलब दक्षिणी पूर्व में मतलब किधर, ये आपका, आप बढ़ोगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ और फिर उधर की तरफ पूर्वोत्तर राज्य की तरफ है ये। और रेजांग ला चुशुल घाटी के दक्षिण, ये तो हो गया। 1999 में भारत के कारगिल में ऑपरेशन विजय। तो भारत में ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, ये संबंधित है चीन से। जो नहीं, चीन से नहीं, जिससे भी संबंधित है आप इसे सर्च करना अच्छे से, मैं कंफ्यूज हूँ। और ऑपरेशन विजय इसका नाम था, इसका जो नाम था वो क्या था, ऑपरेशन विजय। तो इस ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डोकलाम गतिरोध 2017, तो यह विवादित स्थान डोलाम पठार पर स्थित है। मतलब क्या है, ये डोलाम पठार पर स्थित, डोलाम पठार और डोकलाम पठार अलग अलग है, ये बात बहुत जरूरी है। डोलाम पठार और डोकलाम पठार दोनों अलग अलग हैं। डोकलाम पठार को लेकर चीन और भूटान के बीच विवाद है। यह डोलाम पठार के उत्तर पूर्व में 30 किलोमीटर दूर स्थित है। जो डोकलाम पठार है ये किसके बीच है, चीन और भूटान के बीच। और चीन भूटान के बीच में भी आपको नक्शा दिखा देता हूँ। देखिए जब आप मैप करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से कि यहाँ पे विवाद क्या था।
मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा पेंगोंग तोसो लेक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये छोटी सी लेक है। इसके अगल बगल देखोगे तो पूरा क्या है, जमीन है, इसलिए क्या है, लैंड लॉक है, खारे पानी की झील है। ये 1400 ऊंचाई पे, 1400 से 14,000 से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पे आप जाके जब सर्च करोगे लद्दाख दिखेगा आपको, जम्मू कश्मीर दिखेगा, हिमाचल हिमाचल प्रदेश। और तोसो लेक के ऊपर जो ये वाला देख रहे हो, हल्का सा एरिया ऊपर देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या, अक्साई चीन वाला एरिया दिखेगा। और ये तिब्बत है जिसपे कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये डोकलाम वाला एरिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे बांग्लादेश है, उधर डोकलाम रिट्रीट लिखा है। तो यहाँ से आप देखो तो ये छोटा सा, जब बांग्लादेश को देखोगे तो छोटा सा एरिया है जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। इसे चिकन नेक बोला जाता है, मतलब मुर्गे की गर्दन है। चाइना चाहता है कि अगर हम यहाँ घुस के, अगर हम क्या कर लेंगे, अपने रोड वोड बना लेता, वहाँ पे अपने सेना कैंप लगा देता, तो वहाँ से क्या करता वो, जब युद्ध होता तो वो तुरंत उसको कब्जा कर लेता, उसे छोटे से एरिया में कब्जा कर लेता, तो हमारे चिकन नेक तुरंत कट जाती। इसलिए भारत वहां पे जाके 2017 में खड़ा हो गया भूटान के साथ कि हम यहाँ पे रोड नहीं बनेंगे। ये क्या है, ट्राई जंक्शन है। अब भारत का यहाँ पे सिक्किम राज्य है, भूटान है, और चीन का तिब्बत आता है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, विवाद का स्थान जहाँ सिक्किम और भूटान और चीन तिब्बत से माय मिलती है, मतलब ट्राई जंक्शन है। भारत दावा करता है यह बटांगला है, जबकि चीन का दावा है दक्षिण में 6.5 किलोमीटर दूर जीमो चेन में है। दोनों के दावे के आधार ब्रिटेन और चीन के मध्य 1890 कलकत्ता की संधि, देखिए आ गया हिस्ट्री ना। 1890 की कलकत्ता की संधि, उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, तो यहाँ पे लॉर्ड लैंसडाउन था। उस समय 1914 में कोई और था, 1914 में आप सर्च कर लेना। और यहाँ 1890 में लॉर्ड लैंसडाउन था। तो आप देखिए, आपको ये क्या करना है, ये सब चीज़ें आके सर्च करनी है। और जब सर्च करेंगे आप देखेंगे कि उस समय कौन था वायसराय, उसने क्या क्या कार्य किया, तो वो सब भी आपको अलग इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड हो जाती है। और जिन्होंने पढ़ा है उसका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। डोलाम पठार बटांगला और जिमोचिन के बीच एक दर्रा है जिसे डोकला नाम से भी जाना जाता है। 1890 की संधि के अनुसार ब्रिटेन, भारत और चीन ने एक संधि कर तिब्बत और सिक्किम की सीमा तय की थी। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन था। अरुणाचल प्रदेश का आसफिला क्षेत्र भी यहाँ पे चीन से विवाद में। तो आसफिला क्षेत्र किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। आप इसे अच्छे से नोट कर लेना, पढ़ लेना। जो देखिए, गलवान घाटी उस भूमि को इंगित करती है जो गलवान नदी के मौजूद पहाड़ों के बीच स्थित है। गलवान नदी का स्रोत चीन की तरफ अक्साई चीन में मौजूद है। आगे चलकर भारत की श्योक नदी में मिलती है। आगे ये पूछ रहे किस नदी में मिलती है, श्योक नदी में। यह घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है। इसका पूर्वी हिस्सा चीन झिंजियांग प्रांत तिब्बत मार्ग के नजदीक है। इसे G219 राजमार्ग भी कहा जाता है। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप नोट कर लेना। 1956 का मानचित्र इन दोनों देशों के बीच सही सीमा निर्धारण करता है। और एक माइकल जॉनसन थे, उन्होंने भी ये मैकमोहन रेखा बनाई थी, उसको भी आप जाके अच्छे से देख लेना। अब इनका एक पहल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना, चाइना की, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है हमेशा से। इस परियोजना को वर्ष 2013 में चीन के जो राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग ने इसे परिकल्पना की, बोला कि हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे हम पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकें, लोगों को व्यापार में फ़ायदा हो, लेकिन उसका मेन मकसद फ़ायदा उसी को लेना है। वर्ष 2016 में वन बेल्ट वन रोड परियोजना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीका, एशिया और यूरोप को कवर करती है। मतलब अफ्रीका, एशिया, यूरोप, मतलब सबको जोड़ लेंगे। यह दुनिया की 70% आबादी और 75% जो ऊर्जा के ज्ञात भंडार हैं उनको कवर करती है। मतलब इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है कि हम क्या करें, मार्केट भी 70% लोग हैं, मार्केट बड़ी है। दूसरी बात, यहाँ पे संसाधन भी ज़्यादा है, तो हमें फ़ायदा भी है, निकाल निकाल के लोगों को बेचेंगे, और फिर इसके बाद वहाँ से निकालेंगे, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके यूनिट मजबूत है ही, फिर बेचेंगे। और इसका पहला रूट चीन से प्रारंभ होकर रूस, ईरान से होकर ईरान तक जाएगा, इराक तक जाएगा, जबकि दूसरा POK, अब देखिए यही भारत का विवाद है, जो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ से श्रीलंका और इंडोनेशिया होकर इराक तक ले जाया जाएगा। मतलब ये भारत यहीं खिलाफ हो जाता है कि आप जो हमारा अभी हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है उसमें आप कैसे हाथ पैर डाल सकते हो, चाइना उसी को लेकर भारत से विरोध है। और यहाँ पे देख लीजिए गलवान वैली है, जहाँ पे गलवान नदी ये लद्दाख के ऊपर है। और जाके आप मैप में सर्च कर लीजिएगा, मैंने आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए गलवान वैली है, उसके ऊपर हमारा अक्साई चीन है इधर, और यहीं से नदी उदी बह के आती हैं हिमाचल प्रदेश, ये अपना नेपाल इधर आ गया। और फिर इसके बाद ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, तो ये सब हैं, आप सर्च कर लेना। ये देखिए, ये रहा अक्साई चीन। ये बहुत ज़्यादा 1962 की वार के बाद इन्होंने यही छीन लिया था। और उसके छीनने का चाइना के मतलब यही था कि देखिए, जो
हिंद महासागर था और जो मलक्का जल डमरू मार्ग है, तो आप इसे भी जाके मलक्का जल डमरू मार्ग कहाँ कहाँ से है, किस एरिया में है, तो यहाँ पे जो अपनी निर्भरता कम करना चाहता था, जानता था कि अगर हम यहाँ से लेके जाएंगे तो पहली बात परिवहन लागत बढ़ेगी। अब हम पूरा इधर से घूम के जाएंगे, बांग्लादेश होके नीचे हिंद महासागर होते हुए जाएंगे, तो इधर से हमारी परिवहन लागत बढ़ जाएगी। उधर से हम पाकिस्तान होके सीधे तुरंत पाकिस्तान पीओके होके सीधे हम पहुंच जाएंगे ग्वादर पोर्ट। तो इसीलिए उन्होंने बना लिया चीन पाक आर्थिक गलियारा बनाया कि वहाँ से हमारी परिवहन लागत भी कम हो जाएगी। अगर अक्साई चीन हमारे उसमें आ गया तो अक्साई चीन आ गया तो हम पीओके भी पाकिस्तान को पटरी रख ले लेंगे। उसके बाद जबकि हिंद महासागर में भारत और अमेरिका का जो क्वाड ग्रुप है, भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया, तो ये बहुत खतरनाक है उसके लिए। और ये खतरनाक है इसलिए वो अपना सुरक्षित रास्ता चाहता है, तो जो उसे कहाँ से मिलेगा, पाकिस्तान होते हुए। आप मैप में देखोगे तब से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर से वो वहाँ से चला जाएगा मध्य एशिया में, जहाँ सऊदी अरब है, वहाँ से वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए वहाँ से वो निकल जाएगा यूरोप। यूरोप से फिर वो जिब्राल्टर होकर अमेरिका भी जा सकता है, तो आप देख लेना इसमें। दूसरी बात है आगे देखिए, अब देखिए चीन पाक आर्थिक गलियारा की बात कर रहा था। ये 650 किलोमीटर लंबा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के गुजरेगा, जो भारत का हिस्सा है। सड़क रेल ऊर्जा पर है इसका खासा ध्यान। 2030 तक करीब 7 लोगों को रोजगार मिलेगा, जो कि बस चाइना के होंगे, पाकिस्तान को कुछ घंटा नहीं मिलेगा। यह चीन के कासगढ़ से गिलगित बल्तिस्तान होता हुआ ग्वादर पोर्ट पर खत्म होगा। आप देखना ये गिलगित जो मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि कॉपीराइट क्लेम भी आ जाता है ऐसे यूज़ करने फोटोज। तो वहाँ पे जो आप देखोगे कासगढ़ जो चीन का है, वहाँ से हो करके ये पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ तक जाएगा। अच्छा आप बताओ, ईरान में भारत ने कौन सा पोर्ट डेवलप किया है ग्वादर पोर्ट के बगल में, आपको ये क्वेश्चन बताना है। और ये भारत कब शुरू किया है, कब ये खत्म होगा, इसको आप पूरा अच्छे से देख लेना। चीन से संबंधित अब देखिए यहाँ पे ये, इसको पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जो चीन पाक आर्थिक गलियारा है, पहली बात अरब सागर में तुरंत गप गप से पहुँच जाएगा। वहाँ से क्या है, परिवहन लागत कम है, दूसरी बात उसे सुरक्षा मिल जाएगी। और जो दूसरी बात है, चीन में श्रम की मतलब कमी है, वहाँ पे लेबर जो है महंगी हो चुकी है थोड़ी सी। तो चीन चाहता है कि पाकिस्तान की जो लेबर है वो बहुत सस्ती है। जब वहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा कि चीन में देखिए एक संतान की नीति है। मतलब क्या, आप एक ही बच्चे पैदा कर सकते हो। एक बच्चे पैदा करोगे तो पॉपुलेशन कम बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम बढ़ेगी तो क्या होंगे, लोग श्रमिक कम पैदा होंगे। श्रमिक कम पैदा होने का कैसा चाहिए, स्किल वाला काम चाहिए, कंप्यूटर पे इधर उधर। और पाकिस्तान में जनता गरीब है, उनके पास खाने पीने को भी नहीं अच्छे ढंग से, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे लेबर सस्ता देंगे। जो चाइना में उन्हें 100 रुपये में मिलेगा, यहाँ पाकिस्तान को 10 रुपये में मिल जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, वो चाइना में अपना लेबर लगाएंगे। लेकिन जब वहाँ स्किल अच्छा काम आएगा तो किसको दे देंगे, वो चाइनीज़ को दे देंगे। और दूसरी बात जो है कि चीन जो है वो चाहता है कि यूरोप के जो बाज़ार हैं, जो सऊदी अरब का बाज़ार है, वो क्या करे, उस पर वो कब्जा कर ले। और जब कब्जा कर लेगा तो चीन के सामान जो सस्ते हैं, और सस्ते हैं, जब वो परिवहन लागत कम आएगी तो और कम सस्ती उसकी लागत जब जितनी कम होती जाएगी वो सस्ता होता जाएगा। सस्ता होता जाएगा तो वहाँ के यूरोप के मार्केट में अच्छा बिकेगा। क्योंकि देखिए चीन जो है ना, गरीब देशों को ही खराब सामान देता है, अच्छे देशों को बढ़िया सामान देता है। इसलिए परिवहन लागत अगर जब कम आएगी, लेबर वेबर सस्ता मिल जाएगा उसे, तो सामान क्या होगा, बहुत सस्ता हो जाएगा। और यूरोप के बाज़ार में जाके वो बहुत अच्छे से बेचेगा। इसलिए चीन के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरी बात है कि जो यहाँ CECP जो चीन पाक आर्थिक गलियारा में पाकिस्तान को शामिल किया है, उसका जो झिंझियांग प्रांत है, सिंजियांग प्रांत, वहाँ सिंजियांग प्रांत है, वहाँ पे क्या है, उइगर मुसलमान है। अब उइगर मुसलमान जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनका जो इस्लामिक जो कॉपरेशन है, जो मुस्लिम राष्ट्रों का समूह है, उसमें क्या है, पाकिस्तान हेड है उसका। तो जब पाकिस्तान हेड है तो वहाँ पे क्या करता है, वो इस्लामिक जो राष्ट्र है उनके ध्यान देता है। अब जब चीन में शोषण कर रहे हैं उइगर मुसलमानों का, तो अगर चीन क्या कर सोचता है कि पाकिस्तान को मिला लेंगे, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस पर आवाज़ उठाएगा नहीं। जब उठाएगा नहीं, चिल्ल वहीं सबसे ज़्यादा मचाता है। तो जब आवाज़ उठाएगा नहीं तो हम इनका शोषण भी करेंगे, इनका दमन भी करेंगे, और ये हमारे साथ भी रहेंगे। और दूसरी बात है कि जो चीन है वो चाहता है कि अरब सागर में हम मजबूत हो जाएं। अरब सागर में मजबूत हो जाएं तो वहाँ पे मजबूत हो जाएंगे तो हमारा कब्जा होगा, उस व्यापारिक मार्ग जो है वहाँ से होता हुआ वो सऊदी अरब अरब होता हुआ निकल जाएगा यूरोप। और वहाँ, और दूसरी बात, जिबूती जो देश है, आप देख लेना मैप में, जिबूती जो देश है वहाँ पे एक नौसैनिक अड्डा भी है उसका। और वो चाहता है कि वहाँ पे आर्थिक नाकेबंदी कर दे। आर्थिक नाकेबंदी कर देगा और सैन्य सुरक्षा भी मिलेगी उसे, तो वहाँ से इंडिया और दूसरे देश व्यापार कर नहीं पाएंगे। और वहाँ सऊदी अरब अरब में उसके सामान सस्ते पहुँचेंगे, पूरा मोनोपोली बना देगा वहाँ पे। और दूसरी बात है, एक बात और,
कि चीन इस समय जो संसाधनों का दोहन है वह अपने यहाँ तो अच्छे से कर चुका है एकदम बढ़िया से, लेकिन जो पाकिस्तान वाकिस्तान है, दूसरे देश हैं जो पिछड़े हैं, उनका दोहन अभी संसाधनों का अच्छे तरीके से हुआ नहीं है। और चीन यही करेगा कि वहाँ थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके पूरा जो उनका खनिज है, लोहा कोयला सब कुछ अपने देश उठा ले जाएगा, लोहे से अच्छे से सामान बनाएगा, उन्हीं को 10 रुपये में लोहा खरीद को 1,000 में बेच देगा उनको, वो खरीदेंगे उसे। तो यही सब बात है चीन के जो फायदा मैंने आपको बता दिया चीन पाक आर्थिक गलियारा के, और इसे अब अच्छे देख लेना। अब चीन से संबंधित जो मुख्य संगठन है जिसमें भारत सम्मिलित है, सम्मिलित होने वाला है, तो इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छे डिस्कस करूँगा, अभी डिस्कस कर देता हूँ। संघाई सहयोग संगठन, इसका गठन 2001 में हुआ, इसका मुख्यालय बीजिंग में, या एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसका भौगोलिक विस्तार जो है मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसके सदस्य राष्ट्र जो हैं भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सहित 8 सदस्य राष्ट्र हैं, तथा इसमें 4 पर्यवेक्षक हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। सबको आप मैप के सर्च कर लेना। दूसरी बात ये कि आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि यूपीएससी में पूछ लिया था G20 में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल है, कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। रूस के आग्रह पर भारत 2017 में शामिल हुआ, तो जब देखा कि रूस बोल रहा है भारत आ जाओ, तो चाइना बोला पाकिस्तान तुम भी आ जाओ, मतलब बाप बेटे दोनों साथ आ गए। संगठन के 2 अस्थायी निकाय हैं, बीजिंग स्थित एससीओ सचिवालय और ताशकंद उज्बेकिस्तान में क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना RATS की कार्यकारी समिति। 10 नवंबर 2020 को इसका 20वां सम्मेलन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, और ये पहला ऐसा सम्मेलन था जो कैसा हुआ, वर्चुअल हुआ, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस है ड्यू टू कोरोना की वजह से। तो ये बहुत जरूरी है कि इसका सम्मेलन कौन की, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, और ये कहाँ होने वाला था। जब अध्यक्षता रूस कर रहा है तो रूसी में होने वाला था, जो हो नहीं पाया। अब देखते हैं एशियाई विकास बैंक, यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। यह इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, और 1966 में इसके 31 सदस्य थे, अब 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। मतलब क्या, अगर आ जाए क्वेश्चन फॉर्म में कि क्या ये एशिया में ही काम करता है, नहीं, ये दूसरे महाद्वीपों में भी काम करता है। इसके 68 सदस्य कहाँ हैं, एशिया प्रशांत के। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास करना, मतलब डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। और जो PPP है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसमें विकासशील देश के लिए लोन भी देता है। और इससे संबंधित जो रिपोर्ट है एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट, इसे आप जाके जरूर सर्च कर लेना। कोरोना के बाद ये सब रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी की ग्रोथ बढ़ रही है, किसी की माइनस में जा रही है, किसी की सुनना हो गई है, तो आप इसे जाके सर्च कर लेना और मेन पॉइंट नोट कर लेना। इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए अभी भारत को 2021-22 में इसमें सीट मिलेगी, जिस समय भारत का 75वां आज़ादी का दिवस होगा। और यहाँ पे भारत को जब अस्थायी सदस्यता मिल जाएगी, तो भारत का जब 15 अगस्त मनाया जाएगा, तो उस समय क्या होगा, उस समय भारत का राष्ट्रगान संयुक्त राष्ट्र में भी बजेगा। मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भारत ने चालाकी भी की है। भारत ने अफगानिस्तान की सीट थी 2021-22 की, और भारत ने उससे बात करके ये सीट ले ली है। तो यही बात है। और देखिए, तो यहाँ पे कितने 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थाई 10 अस्थाई हैं। 5 अस्थाई में हमारे कौन से हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। और चीन हमेशा यही वीटो पावर कंट्री है। चीन हमेशा अपनी वीटो पावर के यूज़ करके पाकिस्तान को बचाता है। और यहाँ पे यही इसमें क्या है, यही इसमें खामी है सुरक्षा परिषद वीटो पावर में, कि इसका क्या हो, बहुमत से निर्धारण हो। मतलब इसको किस तरह निर्धारित किया जाए, बहुमत से किया जाए। जैसे मान लो कोई अब चीन को डालना है ब्लैक लिस्ट में FATF की, तो वहाँ पे क्या चीन वीटो पावर प्रयोग कर देता है। और जो मसूद आतंकवादी था, उसमें भी उसने टांग अड़ाई, हर जगह वीटो पावर यूज़ करता है। तो एक देश की यूज़ करने से मत कहो ना, जब पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी चल रही है, तो आपको वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर भी डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप बहुमत से फैसला करो, जिधर 3 देश चले गए, उधर हो गया, उधर का रेजोल्यूशन पास हो गया। और 10 देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य में चुना जाता है। देखिए, अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है, तो आप जानते ही हैं। और इसके लिए जो देश हैं, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लिए 5 सीट निर्धारित है, जिसमें से 3 सीट अफ्रीका से लिए है और 2 सीट एशिया के लिए। मतलब क्या, 10 सीट में से 5 किसके लिए है, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के लिए, जिसमें अफ्रीका के लिए 5 है, दोनों में 5 सीट है, 5 में से 3 अफ्रीका के लिए, 2 एशिया के लिए। और फिर इसके बाद जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या होती है, इसमें महाद्वीप के जो 2 सदस्य देश हैं, पूर्वी यूरोप, एशिया प्रशांत क्षेत्र, लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई क्षेत्र। देखिए,
जो पूर्वी यूरोप है और एशिया प्रशांत क्षेत्र है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र। कैरिबियाई क्षेत्र आप देख लेना, जहाँ पे वेस्ट इंडीज से जो लोग आते हैं क्रिस गेल खेलने, वहाँ से आप देख लेना कैरिबियाई क्षेत्र में कौन कौन से देश हैं। यहाँ से एक एक देश सदस्य चुने जाते हैं। और यहाँ पे जो ये जो काम करते हैं, ये सदस्य चुन के आते हैं, तो ये क्या करते हैं, पूरे देश जो महाद्वीप है उसकी बात रखते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि हमारे यहाँ ये समस्या, इस तरह से रेजोल्यूशन पास करिए, आप इस तरह से कार्य करिए। और सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं ये संयुक्त राष्ट्र में ही हैं। आप ये सर्च करके बताइए कितने सदस्य हैं। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो गठन है, ये कब किया गया था, इसका जो गठन है 1945 में हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। भारत अब तक 8 बार 2 वर्षीय अस्थायी सदस्य रूप में नामित हो चुका है और अभी 75वां जो आज़ादी वर्ष मनाया जाएगा उसमें भारत का राष्ट्रगान बजेगा। और किसको इसने अपदस्थ किया था, इसकी सीट कब थी, अफगानिस्तान को इसने बोला कि आप मेरी जगह आ जाओ, हम आपकी जगह आ जाए। अफगानिस्तान भारत का दोस्त भी है और यह महत्वपूर्ण इकाई है जिसका प्राथमिक कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। और इससे रिलेटेड एक और है, यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है, जो इसकी एक फोर्स है यूएन संयुक्त राष्ट्र की, जो इन देशों द्वारा जो उसके सदस्य हैं उनके द्वारा उसमें कहीं भी अशांति होती है तो वहाँ पे ये अपनी फोर्स भेजता है। तो इसके लिए आप इसे सर्च करना, जो पीस कीपिंग फोर्स है वो है क्या और ये कैसे, मतलब इसके जो प्रावधान है वो क्या क्या हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसमें आपको जो नए टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसमें इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करें, जिससे मुझे आगे मोटिवेशन मिले। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आप जब देखो शेयर करने में कुछ नहीं जाता, आपको एक शेयर बस करना है। शेयर कर दो, क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे ही चीज़ें जब फैलेंगी तो उससे क्या होगा कि लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस आएगी और लोग, पढ़ने वाले जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये सब जानकारियाँ उतनी मिल नहीं पाती हैं, इंटरनेट और वो नेट की प्रॉब्लम है और बहुत चीज़ें हैं, तो उसके बाद में क्या हो जाएगी, ये सब चीज़ें इकट्ठा मिल जाएंगी। तो चलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, इसे बहुत ज़्यादा लाइक करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।